Good morning, students. Here I am today wishing you very good morning, your Sanjeevani madam. We are continuing with our subject, secretarial practices. Today we will start with chapter 9, depository system. सबसे पहले खुशी की खबर ले लो कि इसमें से कौन सा पोर्शन बोर्ड के लिए नहीं है। आपके एचएससी बोर्ड के लिए इसमें से 9.6 जो आपका चैप्टर में टॉपिक है, दैट इज फंक्शनिंग ऑफ डिपॉजिटरी सिस्टम, ये नहीं है आपको एचएससी बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर भी मैं रेकमेंड करूंगी आपको इसको सेल्फ स्टडी के तौर पे एक बार पढ़ना जरूर चाहिए। सो 9.6 फंक्शनिंग ऑफ डिपॉजिटरी सिस्टम, जिसमें डीमैट प्रोसेस इन केस ऑफ आईपीओ एंड 9.6.3 इन केस ऑफ ट्रांसफर, दैट इज ऑफ मार्केट एंड मार्केट। ये पूरा पोर्शन एचएससी बोर्ड के लिए नहीं आएगा। तो बाकी बचा हुआ पोर्शन के ऊपर देखते हैं आप। डिपॉजिटरी सिस्टम क्या है, उसका मीनिंग, उसका इम्पोर्टेंस, उसके बेनिफिट्स और कंसेप्ट टर्म्स रिलेटेड टू डिपॉजिटरी सिस्टम एंड डिपॉजिटरीज इन इंडिया। इंडिया में कौन कौन से डिपॉजिटरीज अवेलेबल है और कंपैरिजन डिस्टिंक्शन। ये पूरा पोर्शन चैप्टर 9 आपको बोर्ड के लिए प्रिपेयर करना है। तो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स। सबसे पहले तो डिपॉजिटरी सिस्टम के लिए सिक्योरिटीज, ठीक है। सिक्योरिटीज क्या होते हैं? व्हाट आर सिक्योरिटीज? सिक्योरिटीज मीन्स शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स और सिक्योरिटीज इशूड बाय गवर्नमेंट। अभी तक आपने देखा ये सब कुछ। शेयर्स यानी क्या है? आप फंड देते हो और ओनर बनते हो कंपनी के, जिसके वर्सेस आपको शेयर सर्टिफिकेट के फॉर्म में ओनरशिप आपको ऑफर की जाती है। डिबेंचर्स, आप कुछ पैसे देते हो, कंपनी आपसे बोरो करती है और फिक्स इंटरेस्ट आपको देती है। सेम में बॉन्ड्स है, म्यूचुअल फंड्स है, सिक्योरिटीज है, अभी तक आपने इनको देखा। कलेक्टिवली इस सारे टर्म्स को सिक्योरिटीज बोला गया है। जब तक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या डिजिटल ये पूरी दुनिया डेवलप नहीं हुई थी, तब तक ये सब कुछ ऑन पेपर आपको मिलता था। यानी आपने जो शेयर्स में पैसे डाले, आपको पेपर पे एक शेयर सर्टिफिकेट आता था, जिसे आपको संभाल के रखना पड़ता था। कंपनी को कभी भी चाहिए तो बताने के लिए कि भाई हाँ, हम भी ओनर हैं, हमने इसमें पैसे इन्वेस्ट किए हैं। तो ये सब ऑन पेपर फॉर्म पे, यानी 2 मोड्स हैं, आज भी प्रचलित है ये मोड्स। एक फिजिकल फॉर्म, फिजिकल यानी ऑन पेपर, एंड दूसरा इलेक्ट्रॉनिक या डीमैटेरियलाइज फॉर्म में इसे सेव करना, जो आजकल डिजिटाइजेशन या इलेक्ट्रॉनिक युग आने की वजह से ये एक फैसिलिटी हमें मिली हुई है। अब फिजिकल मोड ऑफ होल्डिंग सिक्योरिटीज क्या है? इट मीन्स सिक्योरिटीज आर हेल्ड इन द फॉर्म ऑफ पेपर। एलसी क्या है तुम्हारा? स्कूल का एलसी 10th का लोगे अभी, या मार्कशीट लेते हो। आपने आपके अगर बड़े भाई बहन, बड़ी बहन घर में है या कजन्स में से है, तो पहले 10th के 12th के मार्कशीट जाके स्कूल में आपको लेने पड़ते थे। अब तुम लोगों की वजह से क्या आ गया है? ऑनलाइन में आपको रिजल्ट दिखता है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है, चाहिए जहां बैठ के वहां पर आप उसकी प्रिंट आउट निकाल सकते हो। द सेम डिफरेंसेस, शेयर सर्टिफिकेट्स, बॉन्ड्स के, डिबेंचर्स के सारे पेपर्स, एक्नॉलेजमेंट पेपर्स जो थे, वो अब आपको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मिल सकते हैं, या फिर पहले सिर्फ पेपर फॉर्म्स में मिलते थे। अब पेपर फॉर्म्स में मार्कशीट या एलसी लेते थे पहले आपके भाई बहन, जो भी कजन्स बड़े जो थे, 2-4 साल पहले की बात कह रही हूं मैं। तो वो मार्कशीट उनको लाइफ टाइम संभाल के रखनी है। किसी की अगर खो जाती है, आपके मम्मी की, पापा की अगर 10th की 12th की मार्कशीट या एलसी आज नहीं मिलता है, कहीं जरूरत पड़ती है उसकी, पासपोर्ट बनाने में कई जगहों पे जरूरत पड़ती है, तो क्या करते हैं? अब कोई उसका इलाज है? नहीं है। तुम लोग लकी हो, डिजिटल फॉर्म में ये सब स्टोर हुआ है आपका, ठीक है। द सेम वे कॉर्पोरेट में भी ये शेयर सर्टिफिकेट्स थे, डिबेंचर्स के लिए जो भी एक्नॉलेजमेंट पेपर्स थे, बॉन्ड्स के लिए भी एक्नॉलेजमेंट पेपर्स थे, ये सब कुछ फिजिकल फॉर्म में यानी ऑन पेपर सेव करने में उसके कुछ डिसएडवांटेजेस थे। क्या क्या थे? एक तो रिस्क थी उसमें, किस चीज की? सर्टिफिकेट्स ऑफ पेपर कैन बी लॉस्ट,
खोने का डर था। डैमेज्ड, डैमेज यानी क्या, पानी गिर गया उसके ऊपर, गीले हो गए, या फिर किसी भी और फॉर्म में, जैसे विल है। अब छोड़िए दूसरा एग्जांपल, सेम हम जो एलसी या मार्कशीट आपके मम्मी पापा की आज कितने साल के बाद, 25-25, 30-30 साल के बाद मम्मी पापा की मार्कशीट किस हालत में होगी, वो पेपर कैसा होगा, उसका कुछ अपना लाइफ है, उसको यूज कर सकते हैं क्या, उसके जेरोक्सेस निकाल सकते हैं, लेकिन वो ओरिजिनल पेपर यूज कर सकते हैं क्या, नहीं। तो डैमेज भी होता है वो, ठीक है। या फिर टॉर्न, फट सकता है। स्टोलन, इम्पोर्टेंट कई डॉक्यूमेंट्स चोरी होते हैं या मिसप्लेस होते हैं। कई बार आपको ऐसा होता है कि इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट संभाल के रखा लेकिन मिलता ही नहीं है एंड वक्त पे। या ट्रांजिट में खोना यानी आपने एक घर से दूसरी जगह घर बदला है उस ट्रांसफर में, या एक सिटी से दूसरी सिटी में आप गए हो रहने के लिए, उस टाइम सारे सामान में वो डॉक्यूमेंट्स इम्पोर्टेंट कितने भी हो, वो खोने का डर था। दूसरा क्या था, एफर्ट्स इन डुप्लीकेटिंग। अब एक बार खो गया, अगर मार्कशीट या एलसी आपका खो गया सपोज, तो डुप्लीकेट बनाने के लिए क्या क्या करना पड़ता था, अभी तक बहुत कुछ करना पड़ता है। उसके ऊपर अगर कास्ट लिखी है तो आपको फिर से कहीं जाना है कास्ट सर्टिफिकेट के लिए, फिर वो उस जगह से प्रूव करके लाना है कि हाँ तब आप डाल सकते हैं एलसी पे। या फिर बर्थ डेट आपकी होती है एलसी पे, बर्थ डेट के लिए आपको कोई दूसरा क्रॉस वेरिफिकेशन का पेपर निकालना है, आपका बर्थ सर्टिफिकेट निकालो, कुछ निकालो। अब आपके मम्मी पापा की अगर हम बात करें, इतने सालों बाद फिर डुप्लीकेट बनाने के लिए कितने प्रॉब्लम्स आएंगे। तो एफर्ट्स इन डुप्लीकेटिंग यानी ऑब्टेनिंग डुप्लीकेट सर्टिफिकेट, ओरिजिनल अगर लॉस्ट होता है तो इन्वॉल्व टाइम, एफर्ट्स एंड मनी। सेम वे बॉन्ड्स के, सिक्योरिटीज के, शेयर सर्टिफिकेट अगर खो देते हो, या बॉन्ड सिक्योरिटीज के जो भी एक्नॉलेज पेपर है वो खो देते हो, तो उसको वापस बनाने के लिए क्या करना पड़ता है कंपनीज को, वो सारे फाइल्स निकालने, इतने साल पहले आपने लिए होंगे या 1 महीना पहले भी लिए होंगे, तो 1 महीने में कई राज्यों में, कई शहरों में, कई जिलों में अलग अलग लोगों ने उतने शेयर्स लिए होंगे, तो उस सब फाइलिंग में से निकाल के आपकी निकालनी फाइल, उसके डिटेल्स निकालने, फिर एक शेयर सर्टिफिकेट बनाना है और आपको वो पोस्ट करना है, पहुंचाना है, पहुंचाने का वो भी ट्रांजिट में डिले। तो इस तरह के काफी डिसएडवांटेजेस फिजिकल या पेपर फॉर्म में आपके होते हैं। और क्या होता है, डिले इन अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज। आज अगर आपने ये खरीदे, शेयर्स खरीदे, लेकिन आपको शेयर सर्टिफिकेट इमीडिएटली मिलता है क्या, अगर फिजिकल फॉर्म में था, जब पेपर फॉर्म में था, अब तो एक्नॉलेजमेंट इलेक्ट्रॉनिक की वजह से तुरंत मिल जाता है। फिजिकल फॉर्म में था क्यों, क्योंकि कुछ प्रोसेस कंप्लीट करके फिर उसके ऊपर कंपनी सील लगा के आपको फिर बाय पोस्ट भेजा जाता है। एग्जाम्पल देखिए सेम, अगर एलसी का, आज आपने 10th छोड़ा, 11th में एडमिशन लेने के लिए आओगे, क्या होता है, एलसी वाले, स्कूल वाले क्या बोलते हैं, एलसी लेने 15 दिन बाद आओ। क्यों, क्योंकि उन्हें 10 साल पहले फर्स्ट स्टैंडर्ड में जो आपने एडमिशन लिया था उसकी डिटेल्स निकालने हैं, कितने स्टूडेंट्स होते हैं और उस 10 साल में कितने बैचेस आ गए, उतने फाइल्स पीछे जाके आपकी फाइल ढूंढ के उसके जो डिटेल्स है, उसमें बर्थ डेट क्या था, कास्ट क्या था, आपका सारा बाकी डिटेल्स क्या थे, वो सारे भरने के लिए उनको टाइम लगता है। ठीक है, तो अलॉटमेंट करने के लिए सिक्योरिटीज में जो डीले होता है फिजिकल फॉर्म में, वो एक बड़ा डिसएडवांटेज था। यही अगर इलेक्ट्रॉनिकली आपका एलसी के डिटेल्स अगर रखे रहते, अब जो बच्चे एडमिशन लेते हैं उनका क्या होता है, एक्सेल फाइल में तुरंत सब कुछ एक शीट बन जाती है फर्स्ट स्टैंडर्ड के ही बच्चे की, उसका नाम, उसका कास्ट, उसका जो कुछ भी डॉक्यूमेंट्स ले लिए हैं साथ में, वो 10th के टाइम वो एक्सेल शीट सिर्फ रिट्रीव करनी है, वो रिकॉर्ड रिट्रीव करना है, नए एलसी केस में वो फिल करना है, कुछ भी ढूंढना है नहीं, सर्च ऑप्शन डाल दो और भी अच्छा ढूंढ के दे देगा सब कुछ। तो ये जो फायदे हैं इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल सेविंग के, वो पेपर या फिजिकल फॉर्म में जब ये सारी सिक्योरिटीज सिर्फ सेव की जाती थी, स्टोर की जाती थी, तो वो नहीं मिलता था ये सारे फायदे। डिले इन ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन सेम, रिस्क ऑफ बैड डिलीवरी, टॉर्न, फोर्ज्ड, ठीक है, इस तरह के फटे हुए या फिर डुप्लीकेट या झूठे, फोर्ज्ड यानी झूठे डॉक्यूमेंट्स, ये सारे बाइंग एंड सेलिंग के टाइम क्या होता है, ये डर रहता है। कई बार प्रॉपर्टी खरीदते वक्त ऐसे सोचते हैं लोग कि
ये असली है, पेपर्स की ओनर कहीं और है, उसको मालूम भी नहीं, इन्होंने डुप्लीकेट पेपर्स बना के हमको कुछ बेच नहीं रहा है ना। शेयर सर्टिफिकेट अगर ट्रांसफर करता है शेयर सर्टिफिकेट सामने वाला, हम उसके पास से शेयर्स खरीद रहे हैं, डायरेक्ट कंपनी से नहीं खरीद रहे, हमें क्या मालूम वो डुप्लीकेट सर्टिफिकेट है, ओरिजिनल है या फ्रॉड नहीं है कुछ, ठीक है। तो रिस्क ऑफ बैड डिलीवरी, ये सब पेपर फॉर्म में जब भी सेविंग होता था उसके डिसएडवांटेजेस थे। तो ये सारे अभी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में सेव करते वक्त एलिमिनेट हो गए। इलेक्ट्रॉनिक में इसके वर्सेस इजी एक्सेस है, इमीडिएट आपको उसका एक्नॉलेजमेंट या सर्टिफिकेशन जो भी है वो मिलता है। डुप्लीकेट जितना चाहे आप कॉपी बना सकते हो, वर्सेस सारे ये आप करते हो। अब क्या है, व्हाट इज डिपॉजिटरी सिस्टम एंड एक्सप्लेन इट्स एडवांटेजेस, ये एक क्वेश्चन है इसके तहत, यानी मीनिंग ऑफ आपका डिपॉजिटरी सिस्टम, ठीक है, और इम्पोर्टेंस ऑफ डिपॉजिटरी सिस्टम। तो मीनिंग क्या है इसका, या व्हाट इज डिपॉजिटरी सिस्टम? सिक्योरिटीज आर हेल्ड इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। डिपॉजिटरी सिस्टम क्या है, जो पेपर पे प्रॉब्लम थे उसकी जगह पे अब हम इलेक्ट्रॉनिक या डीमेटेरियलाइज तरीके से जो सेविंग करते हैं वो सेविंग डिपॉजिटरी सिस्टम के थ्रू करते हैं, ठीक है। सिक्योरिटीज अंडर डिपॉजिटरी सिस्टम, सिक्योरिटीज आर हेल्ड इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। द ट्रांसफर एंड सेटलमेंट ऑफ सिक्योरिटीज आर डन इलेक्ट्रॉनिकली, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिकली ये सब किया जाता है। द डिपॉजिटरी सिस्टम मेंटेन्स अकाउंट्स ऑफ शेयर होल्डर्स, एनेबल ट्रांसफर, कलेक्ट डिविडेंड, बोनस शेयर्स, कलेक्ट डिविडेंड्स एंड बोनस शेयर्स एक्सेट्रा। डिपॉजिटरी सिस्टम क्या एक बॉडी करती है कि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ही आपका सब कुछ डिटेल्स जो है, जैसे हमने एक स्कूल का एलसी का एग्जाम्पल देखा, उसी तरीके से बात कर रही हूँ मैं, कि शेयर होल्डर का पूरा अकाउंट ये मेंटेन करते हैं, ठीक है। उन्होंने अगर कुछ शेयर किसी को ट्रांसफर करने हैं, बेचने हैं, तो वो भी ट्रांसफर ये इनके थ्रू होता है। अगर डिविडेंड पे लेना है या बोनस शेयर्स इनको मिल रहे हैं, वो सब अकाउंट में अपडेट इलेक्ट्रॉनिकली डिपॉजिटरी सिस्टम करती है ऑन बिहाफ ऑफ शेयर होल्डर, ठीक है, या डिबेंचर होल्डर या बॉन्ड होल्डर। दिस सिस्टम इज कॉल्ड एज स्क्रिप्टलेस ट्रेडिंग सिस्टम, ठीक है। In India, the depository systems was introduced by passing the Depository Act in 1996. क्यों 91, 92 में कंप्यूटर्स इंट्रोड्यूस हुए इंडिया में, और उसके बाद कई सारे चेंजेस आए। फिर 96 तब तक ईमेल राइटिंग और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में या एक्सेल शीट्स ये सब कुछ अच्छी तरह लोग हैंडल करना सीखे थे, तो उसके ऊपर रूल्स एंड रेगुलेशन भी डालना जरूरी था। तो एक एक्ट बना, क्योंकि हर कोई अपने मन मर्जी से कर नहीं सकता, तो उसको रेगुलेटरी फॉर्म में लाने के लिए एक एक्ट पास किया गया 1996 में। अंडर दिस एक्ट कॉम्पिटिटिव मल्टी डिपॉजिटरी सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ 2 डिपॉजिटरीज, फॉर एग्जाम्पल कॉम्पिटिटिव यानी अच्छी तरह कॉम्पिट करने वाली या सक्षम कह सकते हो आप, ठीक है। मल्टी डिपॉजिटरी सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ 2 डिपॉजिटरीज, कौन कौन से, NSDL एंड CDSL, ठीक है, सेटअप किए गए, वो सेटअप हम डिपॉजिटरीज इन इंडिया में इसे डिटेल में देख रहे हैं बात की 9.7 के टॉपिक में। It will be of interest to note that the world's first depository was set up in 1947 in Germany. हम कितने पीछे देखो, वर्ल्ड्स फर्स्ट डिपॉजिटरी सिस्टम 47 में जब हम आजाद हुए, उस टाइम जर्मनी में सेटअप हुई थी, और हमारे यहाँ इसे आने के लिए 1996 तक टाइम लगा। सो दस 1947 में जर्मनी में जो इंट्रोड्यूस हुआ,
वो हमारे यहाँ 1996 में रेगुलेटरी एक्ट उसका इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में यूज करते वक्त क्या क्या उसके रूल्स रेगुलेशंस होने चाहिए, उसके क्या लिमिटेशंस या वो होनी चाहिए, उनके ऊपर एक मॉनिटरी बॉडी होनी चाहिए, वो एक्ट पास करके इन्होंने उसे रेगुलराइज कर दिया। तो डिपॉजिटरी सिस्टम को हमारे टेक्स्ट बुक में बैंक के साथ कंपेयर किया हुआ है कि बैंक में सब लोग गए हैं अपने मम्मी पापा के साथ अभी तक। बैंक में क्या करते हैं हम लोग कि पैसे हम सेव करते हैं, मनी वी सेव, या विड्रॉ करते हैं, पहले हम अपने मनी डिपॉजिट करते हैं। तो बैंक क्या करता है, सेफ्टी, आप घर में रखने की जगह पे आप उसे बैंक में सेफ रख सकते हो, ठीक है। तो सेम वे डिपॉजिटरी सिस्टम भी आपके जो भी बॉन्ड्स के पेपर्स हो, शेयर सर्टिफिकेट्स हो, ये सब कुछ सेफ उनके पास रखता है। बैंक में आप फंड्स जो है, अकाउंट नंबर आपका जो होता है उसके अंडर सेव किया जाता है कि संजीवनी पांडे, उनका अकाउंट नंबर ये है, क्योंकि कई सारे संजीवनी पांडे होंगे देश भर में। तो ये संजीवनी पांडे कैसे चेंज अलग है, तो एक यूनिक अकाउंट नंबर मुझे मिलता है मेरा, तो उसके अंडर जो भी सेविंग्स हो वो सारे मेरे हैं। सेम वे नेम डुप्लीकेशन या प्लेस का कुछ प्रॉब्लम नहीं हो, इसलिए डिपॉजिटरी सिस्टम में भी इसी तरह आपको यूनिक आईडी मिल जाता है, ठीक है, जिसके अंडर आपका सारा पेपर सर्टिफिकेशन जो कोई डॉक्यूमेंटेशन है वो सारा सेफ रखा जाता है। बैंक में फिजिकल हैंडलिंग होता है क्या पैसों का? नहीं, आप किसी को चेक दे देते हो, किसी को अकाउंट ट्रांसफर भी दे सकते हो, ठीक है। सेम वे डिपॉजिटरी सिस्टम में भी अलॉटमेंट ऑफ योर शेयर्स, ट्रांसफर ऑफ योर शेयर्स, ये सब कुछ आप एक्चुअल हाथ में फिजिकल फॉर्म में पहले पेपर लो फिर दूसरे को जाके दो, ऐसा नहीं होता है। आप डायरेक्ट ट्रांसफर कर सकते हो विदाउट फिजिकल हैंडलिंग। फिर सेम फंड्स दो अकाउंट के बीच में ट्रांसफर होते हैं, इसी तरह सिक्योरिटीज भी दो अकाउंट्स के बीच में आप ट्रांसफर कर सकते हैं। कुछ शेयर्स आपने किसी को बेच दिए, कुछ शेयर्स आपने किसी से खरीद लिए, ठीक है। तो ये सारे ट्रांजैक्शन जो है दो अकाउंट्स के बीच में, दो आईडीज के, यूनिक आईडीज के बीच में इलेक्ट्रॉनिकली पॉसिबल है। फिजिकल इसमें इन्वॉल्व होने की, फिजिकल पेपर वर्क इन्वॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। डिपॉजिटरी सिस्टम को बैंक के साथ कंपेयर करके देखो आप, तो आपको इजी पड़ेगा। बैंक में आप पैसों के साथ रिलेटेड काम करते हैं, यहाँ पे आप पैसों के अगेंस्ट जो एक्नॉलेजमेंट पेपर्स है वो कोई आपके लिए, आपके ऑन बिहाफ संभालता है। आपके कस्टडी, उसकी पेपर्स की कस्टडी जो है वो डिपॉजिटरी सिस्टम के पास रहती है, और आप जो पार्टिसिपेंट्स हैं, वो पार्टिसिपेंट्स और इन्वेस्टर के बीच में वो लिंक होता है। क्या इसके इम्पोर्टेंस है? इसके इम्पोर्टेंस 3 टाइप के हैं। इसके इम्पोर्टेंस क्या है? जो फिजिकल के ओवर जो थे, जो कुछ भी फिजिकल के डिसएडवांटेजेस थे वो इसके इम्पोर्टेंस गिने जाएंगे। क्या क्या है? इट एम्स एट एलिमिनेटिंग ह्यूज वॉल्यूम ऑफ पेपर वर्क इन्वॉल्व इन पेपर और स्क्रिप्ट बेस्ड सिस्टम, ठीक है। तो वॉल्यूम, बहुत ज्यादा पेपर्स, एक पेपर के लिए संभालने के लिए दूसरा पेपर, एड्रेस प्रूफ का अलग पेपर, बर्थ सर्टिफिकेट का अलग पेपर। एक एलसी बनाने के लिए कितने पेपर्स लगते हैं एक एडमिशन के टाइम में? एग्जाम्पल हम जो ले रहे थे प्रीवियस, उसी की बात करेंगे, ठीक है। उसी तरह एक शेयर सर्टिफिकेट बनाने के लिए आधार कार्ड का पेपर, आपके ड्राइविंग लाइसेंस का पेपर, आप वही शख्स हो वो वेरीफाई करने के लिए पेपर, आप उस जगह रहते हो एड्रेस प्रूफ का पेपर, कई सारे इस तरह के पेपर्स लगते होंगे। और आपके ट्रांजैक्शन, आपने उसमें से कुछ बेचे, कुछ खरीदे, किससे खरीदे, किसको बेचे, क्या रेट पे खरीदे, क्या टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर खरीदे, ये सारे पेपर्स जो है, ह्यूज वॉल्यूम ऑफ पेपर्स। और एक इंसान का इतना रिकॉर्ड, कई हजारों कई लाखों इंसानों के उतने रिकॉर्ड्स। जैसे स्कूल के पास फाइनली कितने होते होंगे? हजारों स्टूडेंट्स बैचेस 10th के निकलते हैं, तो कितना वॉल्यूम होता होगा वो पेपर का। पूरे के पूरे रूम्स आपको एक स्टोर रूम के जैसे बनाने पड़ते हैं। तो ह्यूज वॉल्यूम ऑफ वो पेपर वर्क का जो है वो एलिमिनेट होता है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म पे, अगर आप उसे सेव करते हो तो। इट ऑफर्स स्कोप फॉर पेपरलेस ट्रेडिंग बाय यूजिंग द स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी।
जो डिजिटल आजकल एक्सप्लोर हुआ है या फिर मीडिया आपको मिला है, इसका एडवांटेजेस की वजह से क्या होता है, वॉल्यूम तो एलिमिनेट हो ही रहा है और अच्छी तरीके से पेपरलेस तरीके से आप इसको ट्रेडिंग पूरा उसका खरीदना बेचना जो कुछ है वो सारा ट्रांजैक्शन आप कर सकते हो। स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी यानी जो डिजिटल टेक्नोलॉजी आज अवेलेबल है। इट लीड्स टू एलिमिनेशन ऑफ स्टोरेज एंड हैंडलिंग ऑफ सर्टिफिकेट। सेम स्टोर करने के लिए घर में भी आप अगर पेपर्स रखते हो तो जैसे एन वक्त पे खोते हैं या फिर कहीं पानी आ गया वहां पे, कहीं सीलन लग गई तो पेपर खराब हो गए, इस तरह की नहीं, स्टोरेज की और हैंडलिंग की, यहाँ से वहाँ ट्रांजिशन में या बार बार वो पेपर निकालने पड़ते हैं, लेके जाने पड़ते हैं, हैंडलिंग से भी पेपर फट जाता है, डैमेज हो जाता है, दाग पड़ जाते हैं, मेन कोई इंक वगैरह पूछी गई, ठीक है। तो इस तरह की डैमेजेस से भी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आप फिजिकल फॉर्म की जगह अगर उसे सेव करते हो डॉक्यूमेंटेशन को तो फर्क पड़ता है, फायदा ही होता है उसका। इट रिड्यूसेस द कॉस्ट एंड एफर्ट्स इन्वॉल्व इन स्टोरेज एंड हैंडलिंग ऑफ फिजिकल सर्टिफिकेट्स, ठीक है। कॉस्ट भी लगती है, कितनी जगह लेता होगा, वो जगह की कॉस्ट है, वो फाइल्स लेते हैं अलग अलग, उस फाइल्स की कॉस्ट है, ये सारे रिकॉर्ड कीपिंग, उसके लिए अलग से मैन पावर, इन सब की कॉस्टिंग, मेहनत, ये सब बचाता है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आप अगर इसे सेव करो। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में सेव करने के लिए डिपॉजिटरी सिस्टम्स नाम के बीच में पूरे के पूरे बॉडीज एक्ट कर रहे हैं, उसके डिटेल्स हम देखेंगे, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स। वी विल बी कवरिंग एडवांटेजेस ऑफ डिपॉजिटरी सिस्टम फॉर इन्वेस्टर्स टू कंपनीज इन नेक्स्ट चैप्टर ऑफ आवर्स, ठीक है। गुड बाय फॉर द डे, बाय ऑल।